हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र और नर्मदा नदी तंत्र को। इससे पहले के वीडियोज़ में हमने यमुना नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र पढ़ लिया। उसका एक वीडियो आ चुका है नदी तंत्र का। आज हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में नर्मदा नदी तंत्र पढ़ाऊँगा, ठीक है। और इसके बाद एक वीडियो और आएगा हमारे नदी तंत्र का, जिसके तहत हम दक्षिण भारत की समस्त नदियों को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, इसमें मैं आपको जो भी नदी पढ़ा रहा हूँ उससे संबंधित सभी नदियाँ, उसकी सहायक नदियाँ, उससे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो, और उनको मैं मैप पे भी प्रॉपर दिखाते हुए मैप और डायग्राम चल रहा हूँ, ठीक है। और जब ये हमारा कंप्लीट नदी तंत्र कवर हो जाएगा, तीनों वीडियोज़ आ जाएंगे, उसके बाद आपके यूपी पीसीएस आयोग द्वारा किसी भी एग्ज़ाम में अभी तक जितने भी नदी तंत्र से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मैं एक सेपरेट लेक्चर में करा दूंगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को। तो ब्रह्मपुत्र में सबसे पहले इसका उद्गम स्थल देखेंगे। तो ब्रह्मपुत्र नदी के अगर हम उद्गम स्थल की बात करें तो इसका उद्गम स्थल चेमायू गडुंग हिमनत से होता है। ये चूँकि चाइनीज़ नाम है, तिब्बती नाम है, ठीक है, क्योंकि तिब्बत में ये सब पड़ता है। कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट, तो कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट से ही एक और भारतीय नदी निकलती थी। आप लोग बताइए कौन सी नदी थी, मैं ही बता देता हूँ। वो नदी थी सिंधु नदी, ठीक है। सिंधु नदी भी कैलाश पर्वत श्रेणी में, ठीक है, गोखरचू झील से वो निकलती थी, लेकिन ये निकलती है चोमांगयूडुंग हिमनत से निकलती है। अफवाह क्षेत्र इसका क्या है, आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का भारत के अंदर अफवाह क्षेत्र क्या है। तो वो अरुणाचल प्रदेश है और असम में, यानी कि भारत के सिर्फ 2 राज्यों में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है और उसके बाद वो असम में जाती है, और असम से डायरेक्ट वो बांग्लादेश में चली जाती है, ठीक है। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र किस नाम से जानी जाती, ये आप लोग मुझे बताएं, ठीक है, और कमेंट करके बताएं, क्योंकि मैंने जो प्रीवियस लेक्चर लिया है उसमें मैंने ये सब बताया है कि वहाँ पे कौन सी मेघना, पद्मा और ब्रह्मपुत्र किस नाम से आती है। खैर मैं ही बता देता हूँ, ब्रह्मपुत्र जो है वो यमुना के नाम से जानी जाती है बांग्लादेश के अंदर। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि असम का जो क्षेत्रफल है, असम के जस्ट नीचे मेघालय पड़ता है और उसके नीचे पड़ता है आपका बांग्लादेश। लेकिन जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो मेघालय में नहीं जाती है, वो सिर्फ अरुणाचल और असम में रहती है। अब हम इसकी सहायक नदियों से देखेंगे। सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में आपके जो सवाल बनते हैं वो सहायक नदियों से बनते हैं। वो भी इसमें आपको ये भी याद रखना है कि बाएँ तट की सहायक नदी और दाएँ तट की सहायक नदी, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें अगर इसके बाएं तट की सहायक नदियों की बात करें तो दिबांग, जिसको कि सिकांग कहते हैं, लोहित, बूढ़ी दिबांग और धनसिरी। तो इसमें आपको ऐसे याद रखना है कि दिबांग पड़ेगी सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद लोहित और बूढ़ी दिबांग। तो ओवरऑल दिबांग और बूढ़ी दिबांग ये दोनों हैं, और दूसरा लोहित और धनसिरी, ये जो हैं वो बाएं तट की सहायक नदियां हैं। बायां तट, दायां तट मैंने आपको पिछले वीडियो बनाया था कि कैसे जाना जाता है। नदी जिस भी तरफ प्रवाहित होती है उधर की तरफ मुंह करके आप स्वयं खड़े हो जाइए, आप अपने को इमेजिन करिए, और उसके बाद आपका जिधर बायां हाथ पड़ता है उसको मान लीजिए कि बायां तट, और जिधर दायां हाथ पड़ता है उसको मान लीजिए आपका वो है दायां तट, ठीक है। तो ये बाएं तट की नदियां हैं। अब दाएं तट की नदियों की बात करें तो सुबनसिरी, कामेंग, मानस और संकोश, ये 4 नदियां ब्रह्मपुत्र के दाएं तट की नदियां। आप बार बार इसको देखेंगे, एक दो बार इसको रिवाइज करेंगे तो याद हो जाती हैं, सुबनसिरी, कामेंग, मानस और संकोश, ठीक। अब हम इसके अन्य नाम देखते हैं, किसके, ब्रह्मपुत्र के। तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जानते हैं, असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहने लगते हैं, और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, ठीक है। यही बात हमने ऊपर बताई थी। तो ब्रह्मपुत्र के इतने नाम हैं। आपसे क्वेश्चन अलग एक सेपरेट क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है कि ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल में क्या कहते हैं, असम में क्या कहते हैं, तिब्बत में और बांग्लादेश में। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में पद्मा से मिलती है, ठीक है। पद्मा मतलब गंगा से मिलती है। गंगा जब बांग्लादेश के अंदर प्रवेश करती है तो पद्मा बन जाती है, ठीक है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हैं, और मेघना के रूप में ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गई। ये सारी वो इन्फॉर्मेशन है जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि इसको बार बार रिवाइज करें। अब मैं इसमें आपको थोड़ा सा मैप दिखाता हूँ। ये चेमायुंग हिमनद है, ग्लेशियर जिसको कहते हैं, ठीक है। यहाँ से आपकी निकलती है क्या, ब्रह्मपुत्र नदी, और ये चूँकि ये तिब्बत वाला एरिया है तो यहाँ पे इसको कहते हैं सांगपो नदी। ये ऐसे ऐसे आती है इस दिशा में, और यहाँ पे ये तिब्बत से होते हुए नामचा बरवा जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है वहाँ से ये प्रवेश करती है आपके अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और ये ऐसे जा कर के निकलती है। ये हो गई आपकी इसका प्रवाह क्षेत्र। अब हम देखते हैं मैप पे इसकी नदियाँ। हमने आपको बताया था दिहांग नदी, ठीक है।
दिबांग दिहांग नदी, तो ये दिहांग नदी हो गई। लोहित हो गई, लोहित नदी के ऊपर ही भूपेन हजारिका पुल बना हुआ है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा पुल अब हो गया है। इससे पहले महात्मा गांधी सेतु था पटना वाला, तो भूपेन हजारिका पुल लंबाई में भारत का सबसे बड़ा पुल है। और ये किस नदी पे बना हुआ है? भूपेन हजारिका पुल, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक। फिर बोगीबील ब्रिज भी इसी पर बना हुआ है। बोगीबील ब्रिज यहाँ पे बना हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी पे। ये डिब्रूगढ़ से धेमाजी को जोड़ता है, ये आपको याद रखना। फिर दिबांग, बूढ़ी दिबांग यहाँ पे है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे माजुली द्वीप पड़ता है, ठीक है। और ये नदी द्वीप है और ये पड़ता है आपके असम में। तो ये जितनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उसको भी आप लोग याद रखेंगे। माजुली द्वीप विश्व का एकमात्र नदी द्वीप है, ये आपको याद रखना। और ये अरुणाचल में नहीं बल्कि ये असम में पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी ये तो हो गई बाएं तट की नदियाँ। अब इसकी दाएं तट की नदियों की अगर बात करें तो ये आप देख पा रहे हैं मानस, संकोश, सुबनसिरी, ये सब इसकी दाएं तट की नदियाँ। फिर बांग्लादेश में ये आ जाती है और बांग्लादेश में इसमें गंगा मिलती, तो ये बन जाती मेघना, और मेघना के रूप में ये बंगाल में गिर जाती। तो ये इसका मैपिंग हो गई, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन ये सब दी कि बोगीबील ब्रिज, भूपेन हजारिका, ये सब वाली इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब हम चलिए देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, प्रायद्वीप आप समझते हैं क्या होता है? ये वाला जो आप मैप पे देखिएगा, मैप पे जो दक्षिण भारत का एरिया है और कुछ कुछ आपके मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से लेकर के दक्षिण तक का जितना भी एरिया पड़ता है, लगभग मध्य प्रदेश का भी निचला दक्षिणी एरिया, वो सब प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है, ठीक है। वो प्रायद्वीपीय भारत क्यों कहलाता है? ये बेसिक ज्योग्राफी है, आप सबको पता भी होगी, मैं बता देता हूँ। प्रायद्वीप वो क्षेत्र होता है जो दो तरफ, मतलब तीन तरफ से समुद्र से घिरा होता है और एक तरफ से स्थल से जुड़ा होता है। तो भारत का जो ये वाला एरिया है, ये इधर से तो उत्तर से स्थल मार्ग से जुड़ा हुआ है, लेकिन इधर तीन तरफ से, इधर से और इधर से, ये समुद्र से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको प्रायद्वीप कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को हम देखेंगे और इस वीडियो में मैं आपको इसमें नर्मदा नदी कंप्लीट कराऊंगा। तो प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में थोड़ा सा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी हैं? आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट ऐसे ही, ठीक है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियाँ जो हैं वो गिरती हैं आपकी बंगाल की खाड़ी में। अरब सागर में नर्मदा गिरती, ताप्ती गिरती और माही नदी गिरती है, ठीक है। अब निर्माण क्या है? जो भी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है। डेल्टा आप सबको पता क्या होता है? जहाँ पे नदियाँ आती हैं खूब बड़ा प्रवाह क्षेत्र लेकर के, अपने साथ गाद मिट्टी वगैरह लेकर के आती हैं और समुद्र के किनारे खूब सारा उसका जमाव करती हैं, तो वो डेल्टा कहलाता है। और वहीं पे मैंग्रोव वगैरह भी डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी अरब सागर में नदियाँ गिरती है डेल्टा बनाती हैं। और जो एस्चुरी होती हैं जो अरब सागर में गिरती हैं वो ज्वारनदमुख, या इंग्लिश में उसको एस्चुरी कहते हैं, वो उसका निर्माण करती हैं। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ एस्चुरी या ज्वारनदमुख का निर्माण करती हैं। क्योंकि ये पतले संकीर्ण मार्ग में आती हैं नदियाँ, ये दो पर्वतों के बीच की घाटियों में बहती हैं, तो ये छोटा सा एस्चुरी बना करके डायरेक्ट जाके उसमें मिल जाती हैं, ठीक है। और ये मैप हुआ, आप प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ देख सकते हैं। इसमें आप अगर थोड़ा सा क्रम याद रखें कि उत्तर से दक्षिण कौन कौन सी नदियां हैं, ठीक है। ये सारी वो नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, इनका आप सिर्फ क्रम याद रखेंगे। कौन सा क्रम याद रखेंगे कि कौन सी उत्तर से दक्षिण तक? तो सबसे पहले महानदी आती है, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार, फिर कावेरी, फिर वैगई। ये इतनी नदियाँ, एक तो ये सारी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और दूसरी इनका क्रम आप उत्तर से दक्षिण याद रखें, क्योंकि अब जो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम होता है आपके आरओ का एग्ज़ाम, उसमें क्रम और क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई, ये इनका क्रम है। अगर अरब सागर में गिरने वाली नदियों की बात करें तो इसमें लूनी नदी सबसे पहले आती है। ये ऐसी नदी है जो राजस्थान में बहती है और कच्छ के रण में जाकर के विलुप्त होती है, ठीक है। लूनी के बाद आती है साबरमती, फिर नर्मदा, फिर ताप्ती, फिर मांडवी, फिर जुआरी, फिर सरावती, भरतपुजा, पेरियार, पुंबा। हालांकि आपको इन नदियों के बारे में अगर ये पता होगा कि ये किस राज्य में बहती हैं तो आप इसका क्रम निकाल लेंगे, लेकिन इनको क्रम आप ऐसे ही याद रखें। इसका स्क्रीनशॉट पूरे का ले लें ताकि ये मैप पे देखेंगे तो जल्दी याद रहेंगी। एक बात इन्फॉर्मेशन और लिखी हुई है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई का क्रम क्या है, यानी कि सबसे लंबी नदियाँ कौन है। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे बन जाएगा कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो वो है गोदावरी। दूसरे नंबर पे आती है कृष्णा, तीसरे पे नर्मदा, फिर महानदी, फिर ताप्ती। आपको एटलीस्ट टॉप 3 नदियाँ याद रखनी है प्रायद्वीपीय भारत की लंबी नदियाँ। तो सबसे पहले गोदावरी, फिर कृष्णा और फिर नर्मदा।
गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहते हैं, और दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो आप लोग भी मेहनत किया करिए। तो चलिए मिलते हैं, अभी मैं आपको अब कराऊंगा नर्मदा नदी तंत्र को। तो मैं आपको अब कराऊंगा नर्मदा नदी तंत्र को। नर्मदा नदी के बारे में बात करें तो हमने अभी देखा था कि अरब सागर में बहने वाली ये नदी है। अब इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई वो देखते हैं। इसका उद्गम स्थल जो है वो अमरकंटक के पठार से होता है। ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। विंध्याचल एवं सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी में बहती है, ठीक है। यानी नर्मदा के एक तरफ विंध्याचल है, विंध्य पर्वत है, और एक तरफ सतपुड़ा की श्रेणी है। जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण होता है। तो आपसे क्वेश्चन ये बनेगा कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे बनता है, वो बनेगा नर्मदा नदी पे, और ये मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले में पड़ता है। पश्चिम की ओर बहती ये नदी है, अरब सागर में गिरती, हमने देखा ऊपर। ज्वारनदमुख या एस्चुरी का निर्माण करती। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर, ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। अभी हमने ऊपर क्या देखा था कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, लेकिन अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा है, 1312 किलोमीटर है, क्योंकि गोदावरी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट अब हम इसको थोड़ा मैप पे देखेंगे। तापी नदी जो कि ये भी अरब सागर में गिरती है और ये नर्मदा के साथ ही प्रवाहित होती है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले में मुल्ताई से होता है, ठीक है। बैतूल ज़िले में मुल्ताई से होता है। ये है आपकी तापी नदी। अभी मैं आपको नर्मदा नदी को भी मैप पे दिखाऊंगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना कि मैंने उसको मैप पे क्यों नहीं दिखाया। ये छोटी छोटी नदियाँ बाकी जो हैं नर्मदा के साथ वाली, उनको मैं करा देता हूँ। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। नर्मदा की कितनी थी, रिकॉल करिए आप लोग तुरंत, 1312 किलोमीटर, ठीक है। पश्चिम की ओर ये भी बहती है, अरब सागर में ये भी गिरती है, ये भी एस्चुरी का निर्माण करती है। इसका अपवाह क्षेत्र महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ के आपके मुल्ताई से ये निकलती है और ये ऐसे जाते हुए जाती है, ठीक है। तो ये हमारी तापी नदी तंत्र हो गई, और अब हम नर्मदा नदी को आपको मैप पे दिखाते हैं। तो दोस्तों मैप पे आप देख पा रहे हैं, मैप पे मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो है नर्मदा नदी का मैप। इसको आप मैप पे मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, ठीक है। नर्मदा नदी यहाँ से निकलती है, नर्मदा कुंड है अमरकंटक में, अमरकंटक कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में, और ये ऐसे जाती है, ठीक है। मैंने आपको एक और जलप्रपात बताया था कि दुग्धधारा जलप्रपात जो है वो जबलपुर के पास, दुग्धधारा नहीं, धुआंधार जलप्रपात जो है वो जबलपुर के पास यहाँ पे नर्मदा नदी में पड़ता है। लेकिन उससे पहले जहाँ से ये निकलती है, कहाँ से, अमरकंटक से, वहीं पे कपिल धारा जलप्रपात पड़ता है। तो नर्मदा नदी पे दो जलप्रपात हैं, ये आपको याद रखना, एक कपिल धारा और धुआंधार। धुआंधार तो सारे लोग याद रखते हैं, लेकिन कपिल धारा ज़्यादा लोग नहीं याद रखते हैं। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई जो है वो 1077 किलोमीटर है। फिर आगे गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पे 74 किलोमीटर, और फिर गुजरात में ये 161 किलोमीटर तक जाती है, और टोटल 1312 किलोमीटर तक बहती है, ठीक है। फिर ये यहाँ से होते हुए मांडले ज़िले में आती है, और मांडला ज़िले में नर्मदा नदी पे जो है वो बरगी बांध पड़ता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बांधों से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि मैं आपको इंपॉर्टेंट सीरीज करा रहा हूँ, उसमें मैं आपको एक वीडियो में कंप्लीट भारत के सभी बांधों को कराऊंगा, तो बाकी जो नदियों पे पढ़ रहे हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन लेते चलिए। बरगी बांध जो है वो नर्मदा नदी पे पड़ता है, ठीक है। सेर नदी ये इसकी सहायक नदी है, शक्कर नदी इसकी सहायक नदी है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सेर एवं शक्कर नदी की किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो वो नर्मदा की सहायक नदियाँ हैं। नर्मदा की सहायक नदियों में जहाँ पे धुआंधार जलप्रपात मिलता है, वहीं पे मैग्नीशियम एवं बेसाल्ट के पत्थर मिलते हैं। वर्ना नदी जो है वो भी इसकी सहायक नदी है। दूधी नदी, तवा नदी, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। वरना, दूधी, तवा, शक्कर, सेर। अब यहाँ पे खांडवा जिला आता है, मतलब आपको जिले विले नहीं याद रखने हैं, ठीक है। आपको थोड़ा बांध वगैरह याद रखने हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, और क्लियर करने पे क्या दिखाना है, इंद्र सागर बांध जो है वो नर्मदा नदी पे है। ओमकारेश्वर डैम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बार बार बनता है। ओमकारेश्वर डैम कहाँ पे है, नर्मदा नदी में, ठीक है। और इंद्र सागर बांध ये भी नर्मदा नदी पे। कोलार नदी भी इसकी सहायक नदी है, हिरन नदी भी इसकी सहायक नदी है, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है वो पूछा जाता है सरदार सरोवर बांध। इसी सरदार सरोवर बांध के नीचे सरदार पटेल की प्रतिमा लगी हुई है, ठीक है। कहाँ पे, गुजरात के अहमदाबाद में, ठीक है। सरदार सरोवर बांध भी नर्मदा नदी पे, और ऐसे करते हुए खंबात की खाड़ी गुजरात से होते हुए अरब सागर में प्रवाह कर जाती। तो ये रहा नर्मदा नदी का मैप, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है।
तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इसमें हमने ब्रह्मपुत्र और नर्मदा नदी तंत्र को देखा। अगले जो हमारा वीडियो आएगा 10-12 मिनट का वीडियो होगा, उसमें मैं कंप्लीट आपको दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप की नदियाँ मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। और उसके बाद के वीडियो में हम दक्षिण नदी तंत्र और नदियों से रिलेटेड जितने भी आपके यूपीपी से आयोग द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब के PYQs को मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। वो चाहे आपके RO का एग्ज़ाम हो, यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हो, 1990 से लेकर के अभी तक जितने भी क्वेश्चन हुए मैं कंप्लीट आपको कराऊंगा, ठीक है। और या यूपीपीसीएस जे वगैरह यूपी के जो भी एग्जाम होते हैं उन सब के PYQs करा दूंगा। तो ऐसे ही इस सीरीज़ को आप लोग फॉलो करते रहिए। इससे पहले वाले वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे उसमें मैंने आपको कंप्लीट भारत की जनजातियाँ पढ़ा दी हैं, भारत विश्व के सभी ज्वालामुखियों को पढ़ा दिया है। वो सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके देखें, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग यूपीपीसीएस CSAT में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड स्किल की कंप्लीट PYQ और उसको थ्योरी वगैरह पढ़ना चाहते हैं तो उसको मैंने कंप्लीट 2012 से लेकर के 2023 तक के पेपर कर रखे हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा करके ज़रूर चेकआउट करें। तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।